बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप क्लैश प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान। मेरे साथ 3 बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं और जो हम बात करने जा रहे हैं वो बैनुल-अक़वामी सतह के बड़े अहम इशूज़ हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर क्योंकि बहुत प्रेशर रहा हमेशा से इन मामलात के हवाले से, और क्योंकि आजकल ये चीज़ें छिड़ी हुई हैं और ये डिबेट आइंदा भी चलती रहेगी, तो इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं और आप सब उन्हें जानते हैं, तज्ज़ियाकार दिफाई और पॉलिटिकल मामलात के ऊपर। हमारे साथ पीजे मीर साहब मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में, और आप भी किसी तारुफ के मुहताज नहीं हैं। तारिक पीरज़ादा साहब कई हवालों से आप जानते हैं, फ़ॉरेन एक्सपर्ट हैं और बड़ी अच्छी उनकी ओपिनियन होती है, ख़ास तौर पे खारजी मामलात के हवाले से। तो मैं तारिक पीरज़ादा साहब से शुरू करता हूँ बराह रास्त बातचीत। तारिक पीरज़ादा साहब, 2 किस्म के दबाव हैं पाकिस्तान के ऊपर। पहला दबाव ये है कि पाकिस्तान इसराइल के लिए गुंजाइश पैदा करे, और ये दबाव पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर भी डाला गया है, पाकिस्तान की हुकूमत पर भी डाला गया है। हुकूमत चाहे माने चाहे ना माने, क्योंकि कई मरतबा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। मुझे भी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए दोस्त ममालिक से दबाव है, और वो दबाव आपको पता है कि बढ़ता रहता है। प्राइम मिनिस्टर हाल ही में गए भी सऊदी अरब, तब भी ये सूरत हाल थी, आर्मी चीफ भी गए। एक तो ये दबाव है। दूसरा दबाव है कि पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात करे, लेकिन कश्मीर को प्रायोरिटी रखे बगैर करे, यानी मशरूत ना करे, बस मुज़ाकरात शुरू कर दे भारत के साथ पाकिस्तान, और ताल्लुकात को भारत के साथ नॉर्मलाइज करे, और कश्मीर फिर जब होना होगा तो हो जाएगा। तो इस किस्म के 2 प्रेशर्स हैं। पहले ज़रा आप आ जाएँ फ़लस्तीन वाले मामले के ऊपर, कि एक फ़िज़ा बनाई जा रही है कि अगर सऊदी अरब फ़लस्तीन को इसराइल को तस्लीम कर लेता है, फ़लस्तीनियों को उनका हक दिलाए बगैर, तो फिर पाकिस्तान को भी ये करना होगा। इज इट पॉसिबल सर? देखिए, बात यह है कि इसमें 2 मुश्किलात दरपेश हैं पाकिस्तान को। वो चाहे जितनी भी इमदाद सऊदी अरब से या किसी और मुल्क से पाकिस्तान को आए, कुछ बातों में पाकिस्तान सौदेबाजी कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी हुकूमत वक्त मौजूद होगी वो या गैर मुस्तहकम हो जाएगी, या मुल्क के अंदर जो मजहबी तबकात हैं और मुल्क की बेशतर आबादी मजहबी है, तो उनके रुझानात उसी तरह ही हैं। इसमें खाली आप तहरीक लब्बैक की बात नहीं कर सकते। तो ये बात इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान को भी इसका पूरा इदराक है, और वो उन्होंने ख़त्म नबूवत के मसले पर भी अभी जो बात की है वो भी यही है। इसराइल को तस्लीम करने के मसले पर जो उन्होंने आपसे लेकर कामरान खान तक सबको इंटरव्यू दिए थे, आपको तो याद है, आप ही का किया हुआ काम है। उन्होंने बड़ी वजाहत से बात की थी कि हम उस वक्त तक ये मामला इसको तस्लीम नहीं कर सकते इसराइल को, जब तक कि 2 रियासती हल फ़लस्तीन का वो मुमकिन ना हो जाए, उसको अमली जामा ना पहना दिया जाए। इसलिए अच्छा, एक और बात है, ज़रा मैं उसकी सियासी पहलू बताऊं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत बुनियादी तौर पर एक अक्सरियती हुकूमत तो है नहीं, ये तो इत्तेहादियों के साथ मिलकर बनी हुई हुकूमत है, बहुत कमज़ोर है। अगर किसी ऐसे मामले में आप सऊदी अरब या किसी और मुल्क की बात मानकर इसराइल को तस्लीम करने का इशारा भी अगर दिया आपने कभी गलती से, तो यही वो तमाम अपोजिशन और मुल्क के बहुत से तबकात उस सारे खड़े हो जाएंगे, मुत्तहिद होकर कहेंगे कि देखा, ये शख्स गोरे का लाया हुआ था और इसी दिन के लिए इसको यहां पर बिठाया गया है। चाचे, मेरे जाती ख्याल में अगर हुकूमत बिल्कुल कायल भी हो जाए, उस पर शायद अरबों डॉलर की इमदाद की लालच भी हो, जिस तरह एटॉमिक एक्सप्लोजन के सिलसिले में वो कुछ खबरें मुसद्दका खैर मुसद्दका आती रहीं कि अमेरिका $5 अरब दे देगा अगर हम एटमी धमाके ना करें। लेकिन आपको याद है वो उस जमाने में जो प्रेशर आया नवाज शरीफ की हुकूमत पर, और ये तासुर फैल गया कि शायद हमारे पास तो ये टेक्नोलॉजी है ही नहीं, हम तो खामोश इसलिए हैं क्योंकि 20 दिन गुजर गए थे। वो तो अचानक डॉक्टर खान साहब का लेटर आया कि हम सारे साइंटिस्ट हड़ताल पे जा रहे हैं, और जनरल गुलाम मुस्तफा साहब बैठे हुए हैं, वो तो बहुत ज्यादा तफसील से बता सकते हैं। तो मैं खुलासा बात का करते हुए ये कहता हूं कि दबाव जरूर दोस्तों की तरफ से होता है, लेकिन अरबों की पॉलिसी यकीनन खुल के कहने की बात है। मैं सऊदी अरब और पाकिस्तानी ताल्लुकात का बहुत बड़ा हामी हूं। अरबों की पॉलिसी इसराइल की हद तक तब्दील हो चुकी है। अब सऊदी अरब से इसराइली जहाज भी गुजरते हैं, तो वो लचक जो आ चुकी है उसने अगले मरहले की तरफ तो जाना है। देखना यह कि उन्होंने अपना कदम उठाने से पहले अपनी तरफदार रियासतों को, जिनमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है, साथ लेकर आ सकते हैं या नहीं। मेरी राय में इमरान खान अगर चाहें भी, जनरल बाजवा अगर चाहें भी,
ऐसा करना मौजूदा हालात में जब तक कि इसराइल दो रियासती हल की तरफ कोई ठोस तजावीज़ नहीं देता और उन पर अमल दरामद नहीं शुरू हो जाता, पाकिस्तान ऐसा करने के खतरे को मोल ही नहीं ले सकता। ये बिल्कुल मीर साहब, ये मेरे नजदीक ये सियासी खुदकुशी होगी, सियासी खुदकुशी का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपके सामने यही लफ्ज फेंक रहा हूं कि सियासी खुदकुशी होगी ये। और पाकिस्तान को क्योंकि कश्मीर के मामले पे हमारा एक स्टांस है, तो फ़लस्तीन के मामले पे हम बैकफुट पे कैसे आ जाएं, चाहे अरब आ जाएं या ना आए, लेकिन हमारा क्योंकि कश्मीर का मौके भी फिर सारा ढीला पड़ जाएगा। जी सर, मैं कह रहा हूं कि हमने हर चीज को बड़े पर्सपेक्टिव पे लेना है। आपने आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आपने तस्लीम करना ही है। आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते। आपके पास वो गवर्नमेंट्स नहीं है कि जो कि बड़ी ही सॉलिडिफाइड गवर्नमेंट्स हो और सेल्फ सस्टेनेबल हो। ये हमारे पास नहीं है। हम मांगते हैं यार, हम तो एड्स पे जिंदा रहते हैं, कभी IMF है, कभी इधर है, कभी उधर है, हम उस पे हैं। तो जब आप खुद एक रॉकिंग बोट पे होते हैं, तो जैसे अभी पीरजादा साहब बात कर रहे हैं, तो फिर आपके इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं, अगर वो कहीं टिल्ट कर रहे हैं तो आपको भी टिल्ट करना पड़ता है। अच्छा चले, मुझे ये बताएं सर कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना ज्यादा पॉलिटिकल कैपिटल है कि वो खर्च कर सके इतना बड़ा मामला उठा के? नहीं जी, देखिए, नंबर वन, आप रीजन करें ना, आपका प्रॉब्लम क्या है इजराइल के साथ, ये मुझे बताएं ना। आपका है क्या? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? कोई लैंड का प्रॉब्लम है, कोई वॉर का प्रॉब्लम है, किस चीज का प्रॉब्लम है? हम बात करते हैं वहां पैलेस्टीनियंस की, बिल्कुल अच्छी बात है, चले हम उनके कहते हैं भाई उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हो, हर चीज हो, व्हाटएवर। देखें, 1917 में जब बैलफोर डिक्लेरेशन हो रही थी और उसने दे दी थी डिक्लेरेशन के इनको इंडिपेंडेंट स्टेट होगा, ये कहां से कार्व आउट हुआ है? फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर। अब ये जब कार्व आउट हुआ है, कौन सा मिडल ईस्ट बोल लिया था मुझे बता दे? बल्कि सारों ने कहा था कि ये ना करें, इसमें प्रॉब्लम होगी। और यही चीज आपने 1947 मिडल ईस्ट में तो नए मुल्क बन गए थे ना, उनका तो 40 नए मुल्क बन रहे थे, दे वर हैप्पी कि हमें आजादी मिल रही है, इनका देखी जाएगी बाद में। Yes, but having said so, उसका रिपरकशन लेटर ऑन देखे ना। कॉन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट के अंदर लॉन्गेस्ट स्टैंडर्ड कॉन्फ्लिक्ट, आप एशिया के अंदर देखें, हमारी लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। आपके पास दो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ऑन अ डिवीजन विच वर अननेचुरल। अब इस अननेचुरल को आप नेचुरल कैसे करोगे? इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। अब आप देखो कि आपका मसला एक 1974 में बना हुआ मुल्क, वो आपका मीडिएटर बन रहा है UAE इंडिया के साथ। अब मुझे बताओ ये क्यों बन रहा है? ये पहले क्यों नहीं था? क्योंकि आपका वर्ल्ड नेक्सस ऑर्डर चेंज हो रहा है, हुआ है, और उसके अंदर UAE ने इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया है, सऊदी अरेबिया ने किया है। सऊदी अरेबिया ने एक्सेप्ट क्या किया है? मैं तो 2006 के अंदर सऊदी अरेबियन एम्बेसी टेल अवीव में गया हूं, वहां तो उनकी एम्बेसी पहले पड़ी हुई थी, और बात यह है कि काफी और ममालिक की एम्बेसीज वहां लगी हुई हैं। बट दे आर नॉट अनाउंसिंग इट, वो अनाउंस नहीं कर रहे, लेकिन काम उनका चल रहा है उनके साथ। नाउ एग्जैक्टली दे आर अनाउंसिंग इट नाउ। ये तो एम्बेसी पहले उधर लगी हुई थी, तो ये तो काम पहले हो गया था। शिमोन पेरेज मेट जनरल मुशर्रफ इन पेरिस एट जॉर्ज सैंक, इनकी भी बातचीत हुई। द क्वेश्चन इज, देखें, आप बातचीत करते रहते हैं, लेकिन मोडालिटीज होती हैं। आप किस तरह उनको अप्रोच करेंगे, फिर आपका अपना यहाँ का रिप्राइजल होगा या रिएक्शन होगा। हमारा एक जो आप कह लो कि लोकल मोडालिटी है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। हम इमोशंस पे ज़्यादा काम करते हैं। हम इसराइल की मेड इन चीज़ें दबा के पहन लेंगे, लेकिन गालियाँ देने के लिए सबसे आगे उनके खड़े हो जाएंगे। आपकी 70-80% तो चीज़ आप इसराइल की इस्तेमाल कर रहे हो, या उसका जो ओनर है इसराइल है, वेदर इन इसराइल और वेदर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो द क्वेश्चन इज, हमने अपने आप लोगों को, हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं इमरान, हमने अपने ये जो जमहूर है, इस जमहूर की आवाज को एजुकेट भी करना है। बहरा अमर के किनारे एक शहर बनाता है सऊदी अरब $500 अरब का, जहां इन्वेस्टमेंट हो रही है, न्यूम सिटी, जहां पे इस्लामिक लॉज नहीं है, और वो इसराइल के करीब तरीन है। इसराइली वज़ीर आज़म वहाँ पे आता है और वहाँ पे उतरता है, और अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। सर, आपको क्या लगता है, उन्होंने तो तय कर लिया, उनका तो हो गया, क्या हमारे यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी बंदे के पास इतनी पॉलिटिकल ताकत है कि वो ये फैसला कर पाए? और क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टी इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगी? उसकी तो पसली तोड़ देंगे। और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आपके सामने है, वो तो खुद लटक नहीं दिखा रहे, लोगों को क्या बनाएंगे वो? देखिए, मुझे
ये जो बहस छिड़ जाती है ना, इसकी वजह आपको समझने की जरूरत है। मुझे जो बात चीज आज तक समझ नहीं आ सकी कि साड़ी वहां बेलनेस क्यों आई हुई है इसराइल के मसले में। इसराइल को तस्लीम कर लेने से पाकिस्तान को फायदा क्या होगा, मुझे बताइए। सर, मैंने प्राइम मिनिस्टर से ये पूछा था, उन्होंने ये कहा कि हमें कुछ आलमी मालियाती इदारों के अंदर रिलीफ मिलेगा, फैटफ में रिलीफ मिलेगा, इन लोगों की लॉबी बहुत तेज़ है, इन्होंने हमें लालच दिया है बहुत सारी चीज़ों में, ये पाकिस्तान को फैसिलिटेट करवाएंगे। और इसराइल को ये ख़तरा उनके दिमाग में है कि पाकिस्तानी एटम बम जब भी कभी इंडिया की तरफ जाना है तो 4 मिसाइल इधर भी आने हैं। उनके दिमाग से ये बात नहीं निकल रही। बात जो समझने की ये है कि क्या जो हमें रिश्वत दी जा रही है, फ्रैंकली दिस इज द वर्ड आई वुड लाइक टू यूज, ठीक है, क्या नहीं है कि पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल के उस जगह पे लाख खड़ी करेगी कि जहां पे आपके सारे इदारे मिलकर कहेंगे हाँ जी ये काम था जो हमने बिल्कुल ठीक कर लिया, उसके बाद से पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। नहीं सर, जब तक हम ठीक नहीं होंगे पाकिस्तान नहीं ठीक होगा, चाहे इसराइल जितना मर्जी जोर लगा ले। पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक कंडीशन है ये किसी और का कसूर नहीं है जी। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की ज़राअत को किसने तबाह किया? हमने। पाकिस्तान को जो इंडस्ट्रियलाइज हम करने की कोशिशें कर रहे थे 60s में, यूब खान के दौर में, उसको तबाह किसने किया? आप लाख खजाई लेके आ जाए, पाकिस्तान को कोई ठीक नहीं कर सकेगा जब तक आप खुद ठीक होना ना चाहे। आप 1 नहीं 10 अरब नहीं 100 अरब डॉलर लेके आ जाइए, आप नहीं कर सकेंगे। नंबर 1। नंबर 2, इजराइल को आप तस्लीम कर लेंगे तो क्या इजराइल पाकिस्तान की इस हैसियत को है वो तस्लीम कर लेंगे? ये हम तो जो स्ट्रेटेजिक लेवल पर पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको समझने की जरूरत है। इजराइल को तस्लीम कर लेने से पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा, मुझे इस पर पूरा यकीन है। इसलिए यकीन है कि पाकिस्तान बहुत सारी ताकतों के रास्ते में इस वक्त एक बहुत बड़ी चट्टान है जो खड़ा हुआ है। यहाँ कमजोर हैं हम लोग, अंदर से डिवाइडेड हैं हम लोग, इकोनॉमिकली बहुत कमजोर हैं। इसलिए हम हर दफा अपने खौफ के दायरे में रहकर हम कहते हैं हमें पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हमने ये बात ना मानी। आप सर, हम शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढते हैं सर, आसान हल ढूंढते हैं हर चीज का, खुद कुछ करना नहीं चाहते। इसराइल को मान लो, वो हमारे अब वो उसको मसीहा बना रहे हैं, पहले अमेरिका को बनाया था। मैं जो अर्ज कर रहा हूं ना कि इजराइल को मानने से पाकिस्तान एज ए हैसियत, जो पाकिस्तान की हैसियत है, क्या इसको दुनिया तस्लीम कर लेगी? क्या मगरबी ताकत उसको तस्लीम कर लेगी? सऊदी अरेबिया का इजराइल से कोई मसला नहीं है। सऊदी अरेबिया के मसाइल इससे ज्यादा और बढ़ेंगे, इससे कम नहीं होंगे। ये मैं भी आपको बता देना चाहता हूँ। हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये जो ग्रेटर जो उसको सिक्योरिटी पैरामीटर दिया गया इजराइल को, उसका मकसद क्या है? पाकिस्तान इज ए टारगेट, हमें ये समझने की जरूरत है। अब पाकिस्तान ने इससे कैसे बचना है, अपने आगे कैसे लेके जाना है, ये इशू है। अगर तो इजराइल को तस्लीम करने से कोई गारंटी देता है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कोई तमाम साजिशें खत्म हो जाएंगी, सब लोग पाकिस्तान को तस्लीम कर लेंगे, पाकिस्तान का जो जायज हक है उसको मिलना शुरू हो जाएगा, तब तो बात करें। लेकिन कोई इसकी ना गारंटी दे सकता है ना ही कोई देगा। ठीक है, फेयर कुछ कहना चाह रहे हैं पीजे मीर साहब की तरफ से। दूसरा, पाकिस्तान के अवाम इकट्ठे होकर जब तक खड़े नहीं हो जाएंगे, आप जो मर्जी कर लें, आप 100 दफा इजराइल को तस्लीम कर लें, पाकिस्तान के मसाइल खत्म नहीं होंगे। जी पीजे मीर साहब क्या कह रहे हैं आप? देखिए, ये जो जलसा बात करे बड़ी ऑब्जेक्टिव है, Exactly. हमने क्या एक डेडलॉक करना है, हेडलॉक करना है? यहां हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भाई जल साहब ने कहा क्या फायदा, वेरी गुड, मैं इसका फायदा उठाऊंगा। सबसे पहले तो मेरा एक्सटर्नल डेट तो उड़ा दो ना, मेरा जो फॉरेन डेट पड़ा हुआ है मेरे ऊपर, जो मैं इधर पे ऑफ कर रहा हूं, बिकॉज यही पैसा मैं अपनी आवाम पे लगाऊं, अपनी कौम पे लगाऊं कि ताकि कौम उठे। मैं ये सारा पैसा जाके लोन्स पे दे रहा हूं। वो हमारे लिए नहीं करेंगे। इस चीज को नहीं सर, ये फिर करना पड़ेगा ना। देखो ना, अब ये तो नहीं है कि वर्ल्ड आपके पास आ गया है, एक नेक्सस बन गया है, तो ठीक है भाई आपको पुश भी करो, भाई हमें पुश करो। बिकॉज जिस सर जन साहब कह रहे हैं, तारिक बात कर रहे हैं, हम इतने तकड़े नहीं हैं कि बिल्कुल कि खड़े हो जाएं, अब दिखाएं। हम नेगोशिएट करें, इसका नाम है डिप्लोमेसी। कि ठीक है, वी वांट वर्ल्ड पीस, वी वांट अ वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, वी वांट इजराइल टू प्रॉस्पर, बट एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट कि मेरे भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे अंदर लोगों का रिएक्शन आएगा, मेरे अंदर शायद कई मुल्क कई ऐसी जगह है कि शायद मैं उसको बर्दाश्त ना कर सकूं। तो आप मुझे बताएं, मुझे कहां रिलीफ करें? इमरान,
ये मेरा सबसे पहला सवाल था जब जनरल मुशर्रफ इधर गए थे लंदन में टोनी ब्लेयर को मिलने के लिए, तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे मैंने पहला सवाल किया था। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर, यू वर नॉट मीटिंग दिस मैन एंड ही वाज योर पराया, and today you're meeting him. What kind of facility and what kind of support are you going to give to General Musharraf's government? ये मेरा पहला सवाल था। अब the question is, भाई तुम दोगे क्या जब तुम कहते हो वॉर ऑन टेरर के साथ आ जाओ, फिर अब हम अभी आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, हमारी पसली टूट जाएगी। तो हिंदुस्तान की भी पसली टूट जाएगी ना जब वो कश्मीर के साथ हमारे साथ बात करेगा। उसका तो अटूटांग हिस्सा उसने बना लिया है, कश्मीर का इंटीग्रल पार्ट। सो वे डू वी नेगोशिएट एंड टॉक विद देम ऑन दैट। हम जब बात करते हैं ट्रैक 1 ट्रैक 2 के ऊपर, तो ये तो टोपी ड्रामा है। बात तो पार्लियामेंट के पास है, लोकसभा के पास है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो जी ठीक है, कुछ डिफर करना चाह रहे हैं तारिक पीरज़ादा साहब। तारिक पीरज़ादा साहब क्या कह रहे हैं आप? मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे ब्रेक पे जाना है। आप डिफर कर लें जल्दी से, मुझे ब्रेक पे जाना है अभी। पहली हाँ, मैं जल्दी से एक बात करना चाहता हूं। मैंने इस बात का बड़ा तज्जिया किया हुआ है कि अगर हम इसराइल को तस्लीम करें तो हमें कश्मीर और हिंदुस्तान, जो हमारे दो बहुत बड़े मसाइल हैं जिनको हमें हल करना है, वहां हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने उसका एक इक्तिसादी तज्जिया किया और मैंने देखा कि इसराइल को अगर हम 100% तस्लीम कर लें, गैर मशरूत तौर पर तस्लीम कर लें, कोई और जो उनके मुतालबात हैं वो भी मान लें जो कि बज़ाहिर नजर नहीं आते, तो मैं जल्दी से ये कहूंगा, वो इसराइल जो है वो आपको छोड़कर हिंदुस्तान से बड़ी मंडी को कभी तलाक नहीं देगा। उसका इक्तिसादी मुफाद 1000 गुना एक अस्करी तौर पर भी और इक्तिसादी तौर पर भारतीय मंडी से जुड़ा हुआ है। लिहाजा आपका फलस्तीन को तस्लीम करने, इसराइल को तस्लीम करने का मसला आपके लिए कोई इक्तिसादी मुफाद लेकर सामने नहीं आ सकता। हार्श रियलिटी है जो आप बता रहे हैं, लेकिन देखिए ये एक डिबेटेबल चीज है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि पाकिस्तान को अगर निकालना है मुसीबत से, तो ना अमेरिका निकाल सका बल्कि और फंसाया, ना चाइना निकाल सकेगा। इसराइल को आप तस्लीम करें तब भी नहीं निकाल सकेगा। जब निकालेगा पाकिस्तानी खुद निकालेगा। पाकिस्तानी को हिम्मत करनी पड़ेगी। ब्रेक लें, वापस आ रहे हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब एक और बिग गेम है, उसकी तरफ जाना होगा। जनरल साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं। अफगानिस्तान से अमेरिका निकल रहा है। तालिबान बहुत तेजी से चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। कंधार एयरबेस के ऊपर एक रॉकेट आके गिरता है और फिर अमेरिकन अपने तैयारे मंगवा लेते हैं और वो तैयारे आके इधर उधर बम्बारमेंट करते हैं और पता चलता है बाद में कि वहाँ पे खड़ी हुई जितनी यूटिलिटी व्हीकल्स थी, जो बड़ी कीमती गाड़ियाँ थी अमेरिकन फौजी इस्तेमाल करते थे, वो सारी तबाह हो गई हैं। अब अफगान फौजी ये पूछ रहे हैं कि ये गाड़ियाँ एक रॉकेट से कैसे तबाह हो गई हैं। वो पता चला जी अमेरिकन ने खुद ही तबाह कर दी हैं कि अफगान फौजी हमारी गाड़ियां हमारे जाने के बाद ना चलाएं, ये कीमती गाड़ियां हम ले जा तो सकते नहीं, इधर ही तबाह कर दो, वरना इनसे तालिबान छीन के ले जाएंगे। अब तालिबान की और उनकी एक ऐसी जंग चल रही है जिसका कोई एंड नजर नहीं आ रहा। कहीं पे अफगान हुकूमत मार रही है, कहीं तालिबान मार रहे हैं। अफगानिस्तान का दूसरा बड़ा डैम जो है उसके ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। कई चोटियों के ऊपर तालिबान बैठे हैं, कहीं पे हुकूमत के फौजी आ जाते हैं। तो अजीब किस्म की लड़ाई चल रही है। सर, ये लड़ाई अगर बढ़ती है तो पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात होंगे? और अमेरिकन जो कांग्रेस के अंदर उन्होंने रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो मुल्क मुतासिर हो सकता है अफगानिस्तान के बाद वो पाकिस्तान है। ये डेफिनेटली अफगानिस्तान का जो भी अफगानिस्तान में होता है, ये नहीं होता पाकिस्तान से डायरेक्टली इफेक्ट होता है, क्योंकि जोग्राफियाई तौर पर तो ये खिता है, हम दोनों जो मुल्क हैं सारे, और हमारे आज भी, माजी भी और आज भी और मुस्तकबिल जो है आपस में जुड़ा हुआ है इसमें। और पाकिस्तान ने, अगर आपको याद हो तो, और कई दफा पाकिस्तान ने अमेरिकन को कहा भी है, और जो मुझे जिस चीज का इल्म है कि आप इसको सेटल किए बगैर नहीं निकले यहाँ से। देखिए, अमेरिका एक बड़ी चाल खेलते हैं वो लोग। जब आए पहली दफा इराक में, अधूरा काम छोड़ के वापस चले गए, दोबारा उनको बुलाया गया, दोबारा वो आए, फिर अभी गए नहीं वहां से भी आज तक। पाकिस्तान में वो एक दफा निकल सीधा भाग के जा चुके हैं, फिर दोबारा ही हालात क्रिएट किए गए और हुए और वापस आके बैठ गए यहाँ पर। अब अगर अफगान फौजी वहां से निकल भी जाते हैं तो जो उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो तकरीबन 20-22 हजार से ज्यादा लोग वहां पे मौजूद हैं, और जिन लोगों को इतना अरसा ने पाला हुआ है, वो यहाँ से निकलेंगे नहीं, क्योंकि सेटल्ड अफगानिस्तान जो अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है,
वो अमेरिका के वफाद में नहीं है इसमें, दिस इज अमेरिकन थिंग। वो इसलिए कि भाई अगर अफगानिस्तान अल्लाह करे सेटल हो जाता है, इस खिते में अमन हो जाएगा, पाकिस्तान में अमन हो जाएगा, पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात में थोड़ी बहुत तलखी है वो खत्म हो जाएगी, और ये जो एक बहुत बड़ा लिंकेजेस बनाया जा रहा है बेल्ट रोड इनिशिएटिव के जरिए से, इसके फंक्शन होने में बहुत तेजी आ जाएगी इससे। लेकिन जनरल साहब, तालिबान किसी बात पे नहीं आ रहे ना। तालिबान तो कह रहे हैं कि हमें वही वाली हुकूमत चाहिए जो हमसे 2001 में छीनी गई थी। उनको तो अशरफ गनी ने कह दिया कि आप आए हुकूमत का हिस्सा बन जाएं। अब पूरी सेटअप तक की बातें हुई, लेकिन तालिबान कहते हैं नहीं, हम खुद ही ले लेंगे, अमेरिकन जाएं। सर, जो लड़ाई इस वक्त तालिबान लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत नहीं चाहती कि वो लड़ाई वो लड़ें। पाकिस्तान ने उनको ये कहा भी है, पैगाम भी दिया है कि आप हुकूमत का हिस्सा बने, कोई होश के नाखून लें, लेकिन तालिबान को बात समझ नहीं आ रही, वो तो लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए तालिबान क्यों मानेंगे बताइए ना मुझे, उन्होंने इतना अरसा जो गुज़श्ता 20 वो तो जंग जीते हुए हैं, जो लड़ाई जीतने के बाद वो क्यों बात मानेंगे इससे? उनके पास इस वक्त जितना बड़ा कैपिटल तालिबान के पास है, किसी के पास नहीं। जाहिर करेंगे जैसे आदमी के साथ बैठकर, जिस अपनी स्टैंड, जिस दिन अमेरिकन यहाँ से निकल गए, अशरफ गनी क्या रह जाएगा वहां? ठीक, जो काबुल की हुकूमत क्या रह जाएगी वहां पे? बेसिकली तो देखिए, आपने जो लोग वहां पर हैं, जब तक वो खुद मिलकर बैठ के बात नहीं करे, कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान कुछ कर सकता है, न दुनिया की और कोई ताकत भी कर सकती है। ठीक है, इसमें तालिबान में जो रोल प्ले कर सकते हैं, तालिबान वो रोल प्ले करेंगे, क्योंकि तालिबान, और वो तालिबान नहीं है जो हम आज से 20-30-25 साल की बात कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि इस खिते में जो स्टेबिलिटी है, लेकिन वो अफगानिस्तान को सेटल करेंगे अपने मर्जी के मुताबिक। इसमें नहीं जनरल साहब, हमें क्या मुख्तलिफ तालिबान मिलेंगे? जो इमेज अमेरिका ने तालिबान का फैलाया था, गो कि उसमें बहुत ज्यादा एग्जेजरेशन थी। तालिबान तजारत में, आने जाने में, मिलने में, फॉरेन पॉलिसी में, चीज़ों में यकीन रखते थे। अभी जब तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए हैं तो अमेरिकन वफूद ने यह कहा कि हम हैरान हो गए हैं उनकी समझ और उनकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर और उनकी स्टडीज़ के ऊपर, कि ये तो बड़ा आगे की सोचते हैं ये लोग और बड़े अच्छे नेगोशिएटर्स हैं। तो सर, क्या ये मुख्तलिफ होंगे उस इमेज से जो अमेरिका ने बनाया था? अभी बीबीसी ने एक रिपोर्ट दिखाई है, जिसमें तालिबान बच्चियों को स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। देखिए लुत्फ क्या है इसमें, अमेरिकन पैसा लेके उन्होंने स्कूल बनाए हैं, वहां से वही अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अमेरिकन पैसे को इस्तेमाल करके उन्होंने हॉस्पिटल बनाए अपने इलाकों में, वहां पे लोगों को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तालिबान बहुत आगे की सोच रहे हैं और उनकी सोच के साथ आपको चलना पड़ेगा। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तान ने जब हैंड्स अप कर दिया, अपना हाथ खड़ा कर दिया था कि हम आगे सब आपको मसले का हल करके देंगे आपको। पाकिस्तान की भी अब वो कैपिटल नहीं है वहां पर, देखिए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जनरल साहब एक सेकंड रुकिएगा, मैं एक चीज पेश करता हूं, उसके ऊपर बाद में मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन पीजे मीर साहब देखें, जो टीटीपी के लोग हैं ना, तरीके तालिबान पाकिस्तान, इन्होंने पाकिस्तान में बहुत तबाही फैलाई है और पाकिस्तान ने इनके खिलाफ एक जंग लड़ी है। अब अगर अफगानिस्तान के अंदर एक शरई हुकूमत आ जाती है और तालिबान वहां पे जंग के नतीजे में अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं, तो टीटीपी के लोगों को यह हौसला मिलेगा कि वो पाकिस्तान के अंदर वही वाला फार्मूला लेकर आएं। और अफगान तालिबान, क्योंकि वो इस्लाम की बात कर रहे होंगे, तो अफगान तालिबान उनके खिलाफ जहाद या लड़ाई नहीं करेंगे, पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे, क्योंकि पहले भी वो अफगानिस्तान से आकर मारते रहे हैं और एक ही इलाके के अंदर अफगान तालिबान और टीटीपी के लोग इकट्ठे रहते रहे हैं। गो के वो एक दूसरे को मदद नहीं करते रहे, लेकिन एक दूसरे को मारते भी नहीं रहे। इमरान, आप सबसे पहले अफगानिस्तान की हिस्ट्री तो देखें। ये बड़ी टर्बुलेंट हिस्ट्री रही है 14th सेंचुरी से ऑनवर्ड। ये तो 1526 में जब बाबर इधर आता है तो आप उसकी थोड़ी बहुत एक रिफॉर्म्स देखते हैं। उससे पहले आप देख लो, वहाँ टाटर्स एंड मंगोल्स ये सारे थे। क्वेश्चन इज, वही आपकी लेगेसी आ रही है जब आप एक तालिबान का नाम इस्तेमाल करते हैं। ये तालिबान है क्या है? ये तो 79 के अंदर जो तालिबिलम था उसको आपने रिक्रूट करके फाइट की थी, जिहाद की थी अगेंस्ट द रशियंस, टू बी एग्जैक्ट। ठीक है जी, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया। कोयटा के ऊपर कारजाई लड़ रहा था, इधर से कुछ और लड़ रहा था, यहां भी इनकी डिविजन्स थी। इधर जो इस हमारे पेशावर साइड पे जो लड़ रहे थे फ्रंटियर पे, उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स थे। जो कोयटा साइड पे लड़ रहे थे, ये ली एनफील्ड 303 के साथ लड़ रहे थे। तो ये कारजाई ने मुझे खुद बताया, कहते हैं यार हम तो खुद डिवाइडेड थे, हमें पता नहीं था कि उनको कौन फंड कर रहा है, हम या भूखे नंगे लड़ रहे हैं। आज भी वही है, ये तालिबान नहीं है, ये इंसर्जेंट है। आपने इसको इस नजर से देखना है। तालिबान एक तालिबिलम होता है,
वो ये नहीं करता जाके डिस्ट्रक्शन के लेके जाता है। वो किस आप कह लो कि स्लोगन के साथ जाके कहेगा मैं तालिबान हूं, मैं वो तालिबान खत्म हो गया है। वो जो जिहादी था, आज आपके पास एक इंसर्जेंट है। अभी आपने पाकिस्तान का नाम, आप उनको इंसर्जेंट कह रहे हैं। उन्होंने सुपर पावर को, नेटो की सारी फौजों समेत उन्होंने 20 साल के बाद भागने पे मजबूर किया। उन्होंने क्यों किया? बिकॉज वो कन्वेंशन वॉर लड़ते रहे हैं, ये गुरिल्ला वॉर लड़ते रहे हैं। एग्जैक्टली द डिफरेंस। एग्जैक्टली। सो बेसिकली जब आप ट्रेंड नहीं होते अगेंस्ट गुरिल्ला वॉर, गुरिल्ला हमेशा आपको ओवरटेक करता है। इन्होंने तो फिल्में भी बनाई है ना, रैम्बो शैम्बो, ये क्या थी फिल्में सारी, ये गुरिल्ला थे। इन्होंने तो इनकैश कर दिया कि एक आदमी है। तो यू सी, ये द क्वेश्चन इज कि हमें इनकी साइकी के साथ जाना है आगे, क्योंकि ये खुद एक ट्रबल्ड एक नेशन है, ये ट्राइबल नेशन है, ये खुद आपस में लड़े हुए हैं। दे ऑल वांट पावर, यही तो बात है। पीजे मीर साहब जो बात आप कर रहे हैं, इसके बाद तो पाकिस्तान को सारे काम छोड़ के अफगानिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा। सारों को इकट्ठा कैसे करें, बिठाएं कैसे, मनाएं कैसे, समझाएं कैसे? ये बड़ी जबरदस्त सवाल किया आपने। अब ये क्यों कैसे करेंगे? आप हिंदुस्तान को लाइन पे लेके आए। ये जो इन्होंने काउंसलेट्स लगाई हुई है बॉर्डर्स के ऊपर, ये क्यों लगाई हुई है? हमें मार देंगे। ये इंसर्जेंसी नहीं है। एग्जैक्टली तो ये इंसर्जेंसी वहां से करवाते हैं। तो ये एक सारा, एक मैं समझता हूं एक ग्लोब है कि जिसके अंदर आपने अपने आप को रीडॉट करना है। और रीडॉट कैसे करेंगे? ये जो खलीलजाद आ गया या इनके कोई और नेगोशिएटर्स आ गए, ये इस तरह नहीं चलेगा। हमें बैठना पड़ेगा एक बड़े सतह के ऊपर। इंटर अफगानिस्तान डायलॉग होगी, कतर के अंदर चले गए, जो तुर्की में होने थे, जो रुक गए थे, उसको शुरू करें, अपना रोल प्ले करें और सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाएं। पीरजादा साहब, व्हाट्स योर टेक? That's the way. देखें, अफगान तालिबान के मुतालिक मैं उन 2001 से एक ही बात पर कायम हूँ और उसमें मेरी राय कभी तब्दील नहीं हुई। यानी कि मेरी ज़ात में, मेरी शक्ल में, मेरे लिबास में और तालिबान में कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है, सोच में कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है। लेकिन मैं इस बात का, मेरे पास कोई हल नहीं है कि अफगानिस्तान के 1996 में जब ये इसे क्या कहते हैं, जो उज़्बक थे और दूसरे ये अब्दुल्ला वगैरह, ये लोग 50,000 लोगों का इन लोगों ने कत्लेआम किया था, जिसके नतीजे में खला पैदा हुआ सियासी क़ुव्वत का, और फिर तालिबान वहाँ पे दराए थे। तो ये सारी मसला जिसको तालिबान को हम एक बड़े मनफी अंदाज में देखते हैं, ये इतना मनफी नहीं है। इसका एक पहलू ये भी तारीख है, उनके मसाइल हल करने का एक तरीका बाहमी तसादुम बाहमी तसादुम है, लेकिन आपके पास इसके अलावा कोई हल नहीं है। और इस बात को बाइडेन ने अपनी पिछली 3-4 तकरीरों में बड़े वाज़े तौर पर तस्लीम किया है कि हमने 20 साल हल तलाश करने की कोशिश की है, हमारे पास उसका कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि हम अफगानिस्तान से रुखसत हो जाएं। और उसका दूसरा मतलब यह है कि जो मुआहिदा उन्होंने दोहा में तालिबान से किया है उस पर अमल दरामद करें। तो जरा से चंद महीनों का फर्क तो आया है, लेकिन पूरे के पूरे एक छोटी सी चीज और मुझे बता दें कि यहाँ पे देखें, 3 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त यहाँ पे। इंडिया को स्पॉइलर का रोल प्ले का है, पाकिस्तान, चाइना और रशिया। क्या ये 3 मुल्क मिलकर अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम कर सकते हैं उस तरह का जो इस खित्ते के लिए जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देखिए, इस वक्त जो अच्छी बात हो रही है वो ये है कि रूस, चीन, पाकिस्तान और वस्त एशियाई रियासतें एक पेज पर हैं इस वक्त, कि इस वक्त अमरीकी जा रहे हैं और यहां पर अफगानों की हुकूमत कायम होनी चाहिए। किस अफगान की होनी चाहिए, इस पे हम लोगों का झगड़ा है, लेकिन इसको उसी तरह हल होने दें। और है बड़ी ये खूनी सी बात है जो मैं कर रहा हूं, जिस तरह अफगान हल करते आए हैं, जिस तरह 1996 में 50,000 लोगों को कत्ल करके ये अब्दुल्ला सामने आए थे, तो अब तालिबान ने कभी 50,000 लोगों को कत्ल नहीं किया। मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा हूं, गलत ना समझिएगा, लेकिन आप उनको उस हुकूमत में आने दें, उसके अलावा कोई हल नहीं है। जल साहब ने भी इशारा किया कि ये जंग 20 साल की उन्होंने लड़ी है। मैं सर, ये पीरजादा साहब आप बड़ी खौफनाक बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को दोबारा एक फिर उसी खून रेजी से गुजरना पड़ेगा जिससे वो हर कुछ अरसे के बाद, चंद दहाइयों के बाद गुजरता है एक नए इक़्तिदार के सूरज के तुलू होने के लिए। और ये इन्वेडर्स का एक बड़ा पसंदीदा एरिया है। जब कोई बाहर से आता है और वापस जाता है, ये आपस में लड़ते हैं,
फिर डिसाइड करते हैं कि कौन यहाँ पे हुकूमत करेगा। अगर लड़ाई से डिसीजन होना है तो ये तो खाना जंगी है, और जनरल साहब ने भी कहा कि ये फिर पाकिस्तान तक फैलेगी। ब्रेक लें, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन। मैं एक सवाल रखता हूं, तीनों मेहमान उसका जवाब दे दें। सवाल बड़ा सादा है। पाकिस्तान के ऊपर यह दबाव है कि पाकिस्तान भारत के साथ गैर मशरूत तौर पे अपने मुज़ाकरात शुरू करे, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि नहीं, कश्मीरियों का जो एक स्टेटस है उसको पहले भारत बहाल करे और वहाँ पे कुछ हालात को ऐसा बनाए साजगार कि हमें ऐसा माहौल मिले कि हम इंडिया के साथ बातचीत शुरू करें। लेकिन दबाव ये है कि कश्मीर को फिलहाल भूल जाएं और मुज़ाकरात शुरू किए जाएं, ताकि फ्यूचर में कभी देखेंगे कश्मीर का मामला कहीं रिजॉल्व होता है तो। लेकिन ये एक नया फार्मूला है जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। मेरे पास 4 ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसा लगता है कि ये खतरा हो सकती हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। आप तीनों एक एक मिनट में सर जवाब दे दीजिएगा, वक्त हमारे पास कम है। नंबर 1, पाकिस्तान अगर भारत के साथ मुज़ाकरात करता है तो भारत को एक ब्रीथिंग स्पेस मिल जाएगी और जितना वो फंसा हुआ है चीज़ों के अंदर उससे निकलने का उसको मौका मिलेगा। मोदी के ऊपर नंबर 2 जो हिटलर का एक टैग लगा हुआ है और पाकिस्तान ने कश्मीरियों ने कश्मीर के अंदर एक पूरा मोमेंटम चल रहा है तहरीक का, उस सबसे उसकी जान छूट जाएगी, मोमेंटम कुछ हद तक टूट जाएगा और हिटलर मोदी का टैग थोड़ी अरसे के लिए उनके ऊपर से ये तलवार हटेगी। और तीसरा फरीक क्योंकि वो नहीं रख रहे इन मुज़ाकरात में, तो जब दिल करेगा इंडिया अपना कुछ गेन करना चाहेगा, टाइम लेना चाहेगा, उसके बाद इंडिया जब दिल करेगा मुज़ाकरात से निकल जाए किसी भी बहाने, हम उसको नहीं रोक सकते। चौथा, भारत चाहता है कि जनरल असेंबली की मुस्तकिल रुकनियत उसको मिले और उसके लिए पाकिस्तान का और पाकिस्तान के हवारियों का खामोश होना बहुत ज़रूरी है और भारत के खिलाफ किसी किस्म की कोई लॉबिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये भारत तो इसमें अचीव कर सकता है। ये वो फेयर्स हैं जो मेरे दिमाग में उठते हैं नॉर्मली। तो आप तीनों बारी बारी जवाब दे दें। पहले जनरल साहब आप बता दें। देखिए, मैं फिर वही आपसे पहले मैंने बात की थी ना, मैं फिर ये दोहराऊंगा, हमने अपने दोनों बाजू क्यों बेले में डाल दिए, में क्या मसला क्या है, मुझे बताइए। नंबर 2 बात देखिए, अब जो चीज हमें समझने की जरूरत है, भारत इस जगह पाकिस्तान लेकर नहीं आया। लेट्स रिमेंबर दैट। पाकिस्तान ने पहले बहुत काम किया है कश्मीर के लिए, लेकिन जब ये 5 अगस्त 2019 से बाद से कि कश्मीरियों ने अपनी जानों की, अपने बच्चों की, बूढ़ों की, सब जो कुर्बानियां देकर भारत को यहाँ पे खड़ा किया हुआ है इस वक्त। अगर किसी को कोई हक है इसमें बात करने का, अपने मसाइल को हल करवाने का, तो कश्मीरियों का है। एग्जैक्टली। और कश्मीरी सबको तस्लीम करेंगे, ये आप क्लेम करेंगे, वो मैं आपसे कह रहा हूँ अभी आपसे। आप पाकिस्तान को इस चीज को समझने की जरूरत है, भारत को ही समझने की जरूरत है। अगर हम पाकिस्तान और भारत जो मर्जी कर लें, जब तक कश्मीरी इसमें शामिल नहीं होंगे और कश्मीरी जो भी चाहेंगे वो नहीं होगा, तो ये कभी ना तो पायदार हल होगा, ना आगे चल सकेंगे। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, पाकिस्तान भारत से जो मर्जी कर ले, भारत आपके साथ मुज़ाकरात में कभी आपको कुछ देगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा पाकिस्तान को इससे। आपने 1962 के बाद अमेरिका की जो गारंटीज थी आपने दे के आपने उसको जो मौका था जाहिर कर दिया, और कार्ली भुट्टो स्वर्ण सिंह के 6 दौर हुए थे लंबे लंबे, कोई रिजल्ट नहीं निकला था उससे। आपने उसके बाद शिमला मुआहिदा भी किया था, उसको भी भारत ने गलत कर दिया उसको भी उसमें। तो आप जो मर्जी कर ले, देखिए भारत के साथ जो भी आपको मजबूर कर रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान से भारत को कंसेशन दिलवा रहा है। जो भी होगा भारत गेन करेगा, पाकिस्तान से कोई गेन करने वाला। पीजे मीर साहब, सर पीजे मीर साहब, देखिए, रियलिटी है। आप जो मर्जी कर लें, हिंदुस्तान ने आपको कश्मीर नहीं देना। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग। अब आप, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप करेंगे क्या? आपके पास एक ही अल्टरनेटिव है। देखो 35A पे कौन सिक्योरिटी काउंसिल में बोला है? 370 पे कौन बोला है? कौन मुल्क आके खड़ा हो गया, ओजी वायलेशन हो गई है, ये कर दिया? हिंदुस्तान इज टू स्ट्रांग। हमने अपने आप को कैसे स्ट्रांग करना है? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। जब तक आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी विद द राइट पीपल आप अप्रोच नहीं करेंगे, आपका मसला नहीं रिजॉल्व होगा। आपके पास बड़े अच्छा एक मौका था इन द यूरोपियन यूनियन कि जब आपने 42 से 44 तक यूरोपियन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आपकी बात सुनते थे, या हम कश्मीर पे बात डेली कर लेते, ये होगा वो होगा, हमें कौन सुनता है इधर? मुझे बता दें। आपने दुनिया को बताना है कि आपके साथ क्या हो रहा है। मैं तो जिनीवा में शोर कर करके थक गया था कि ये देखो ये मैस ग्रेव्स डिस्कस हुई हैं, ये प्रेग्नेंट औरतों को बेनेट्स मारे, ना इधर ना उधर। द क्वेश्चन इज वी गॉट टू सॉलिडिफाई आवरसेल्व्स। और सबसे पहले
हमारी कश्मीरी जमातें इतनी हैं, ये आपस में नहीं बैठ के बात कर सकती हैं, तो हम कश्मीर का मसला क्या करेंगे? ठीक सर, मुझे लंदन के अंदर ये एक्स प्राइम मिनिस्टर्स को जोड़ता ही रहा हूं, लेकिन ये इकट्ठे नहीं होते ये। जी तारिक तो मिर्जा साहब, पहले यूनिटी दिखानी है, देन फाइट इंटरनेशनली। जी तारिक मिर्जा साहब। जी देखिए, एक ही बात याद रखने की है, जो इल्हाम अली यौफ ने कराबाख को वापस लेने के बाद के उस दौरान भी कही, और जब वो मसले को जीत गए तुर्की की मदद से और इलाका वापस ले लिया, उस वक्त उन्होंने कहा था, इल्हाम अली यौफ ने, जो वहाँ के सदर हैं, कि हमने 28 साल इंतज़ार किया सिफारतकारी के ज़रिए और दुनिया हमारी मदद को नहीं आई, फिर हमने उसका वो हल निकाला है जो कि हमारे बस में था। मैं कहता हूं पाकिस्तान अपनी तारीख की मजबूत तरीन दौर में है, जहां तक इनकी कन्वेंशनल वेपन्स की पावर है। न्यूक्लियर पावर का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। आप बिल्कुल दो काम करें, जो मीर साहब ने कहा है, सिफारतकारी को उठाएं और साथ जमीन पर थोड़े से हकाइक को बदलने की कोशिश करें। अमारात वाले तजावीज की रोशनी में नहीं, जो उनके सफीर ने कही थी। आप सरहद के साथ साथ जुग्राफिया को तब्दील करें, थोड़ा सा दबाव डालें अस्करी हिंदुस्तान पर, आप पे क़यामत नहीं आएगी। नुकसान उठाना सिफारतकारी का एक हिस्सा है। अजरबैजान ने उठाया, तुर्की ने कब्रस में 1974 में उठाया, लेकिन दोनों के पास दोनों इलाके मौजूद हैं इस वक्त। अगर आप पेशकदमी नहीं करेंगे, कश्मीर दफन हो जाएगा। मेरा ये पैगाम जनरल बाजवा को भी है और इमरान खान को भी है। एक इल्हाम अलीयव का एक स्टेट था, वो ये कहते थे कि काराबाग इस अजरबैजान, और उन्होंने ये साबित कर दिया। हम भी कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन पता नहीं हम दिल से कहते हैं या नहीं कहते। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।